नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज अतुल सुभाष का नाम चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। बेंगलुरु में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत ने परिवार के ताने बाने पर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अतुल अपनी पत्नी से उत्पीड़न की शिकार थे और इसी कारण तनाव में खुदकुशी की। 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष पर कई मुकदमे चल रहे थे। इसमें भरण पोषण, दहेज, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तलाक के मामले शामिल थे। अतुल सुभाष की आत्महत्या के साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो गया कि क्या हमारे देश में पुरुषों के लिए इस तरह के मामलों में कोई कानून नहीं है। ये कड़वा सच है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या दहेज मामले में कई बार गलत केस पुरुषों पर लगाए जाते हैं। क्या घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामले पर जल्द सुनवाई कर फैसला दिया जाना चाहिए। क्या घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न कानून में बदलाव होना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। आज अतुल सुभाष का नाम चारों ओर चर्चा में है। बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष पर कई मुकदमे चल रहे थे। इनमें भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तलाक के मामले शामिल थे। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने 1 घंटे से ज्यादा समय का वीडियो संदेश जारी किया था और 23 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। यही नहीं, अतुल सुभाष ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। अतुल सुभाष की आत्महत्या के साथ ही एक सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या हमारे देश में पुरुषों के लिए इस तरह के मामलों में कोई कानून नहीं है। ये कड़वा सच है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार भारत में घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग के मामलों में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए 2019 में भारत में घरेलू हिंसा के लगभग 1.4 करोड़ मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से लगभग 7.5% मामलों में दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि घरेलू हिंसा कानून के प्रभावी प्रवर्तन के साथ साथ उसके दुरुपयोग की प्रवृत्ति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जाहिर है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि राज्य और लोगों के दृष्टिकोण को बदलते हुए घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के संभावित दुरुपयोग को रोककर इन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि सवाल यही है कि आखिर ये स्थिति क्यों आ गई कि अब पुरुषों को भी आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, खुदकुशी करनी पड़ रही है। 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष पर कई मुकदमे चल रहे थे। इनमें भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तलाक के मामले भी शामिल थे। अतुल सुभाष की आत्महत्या के साथ ही कई सवाल जो हैं वो अब खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे देश में पुरुषों के लिए इस तरह के मामले में कोई कानून नहीं है। ये कड़वा सच है कि पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या दहेज मामले में कई गलत केस पुरुषों पर लगाए जाते हैं और इसके लिए आखिर क्या प्रावधान है, क्योंकि कई मामले जो है अगर इस तरह के हैं और उसमें से एक मामला ही सामने आया कि अतुल सुभाष ने सुसाइड की, खुदकुशी की, तो ये मामला कई सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि सवाल कई खड़े किए हैं उन्होंने इस तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा के वीडियो में। क्या घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामले पर जल्द सुनवाई का फैसला दिया जाना चाहिए। क्या घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न कानून में बदलाव होना चाहिए। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा भले ही करेंगे, लेकिन सवाल इसमें यह भी है कि आखिर अब हमारा समाज कहाँ जा रहा है, क्या सोच उसकी होती जा रही है और आखिर किस तरह से इस तरह के मामलों को निपटाया जाए। और क्या अब इस तरह के मामले अगर कोर्ट में चल रहे हैं तो जल्द से जल्द इन मसलों पर सुनवाई होनी चाहिए।
और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वाति जिंदल जी हैं, स्वाति जिंदल गर्ग जी, जो कि AOR सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुई हैं, वकील हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी। और दशरथ देवड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पत्नी पीड़ित पुरुष संघ के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दशरथ देवड़ा जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर स्वाति जिंदल जी आपके साथ ही करते हैं। इस केस को स्वाति जी कैसे देखते हैं, और क्या वाकई इतना कमजोर केस था अतुल सुभाष का कि इस तरह के कदम उनको उठाना पड़ा? देखिए नेहा जी, बहुत दुखद घटना है ये, और ऐसे कई कितने ही अतुल सुभाष होते होंगे इस दुनिया में, इस देश में। प्रॉब्लम क्या है कि काफी लोगों का, स्पेशली पुरुषों का ये कहना है कि जितने भी लॉज हैं आज इस देश में वो सब महिला सेंट्रिक हैं, विमेन ओरिएंटेड हैं, जिसके कारण जो उनके साथ भेदभाव होता है या जो उनके साथ क्रूअल्टी होती है वो सामने नहीं आ पाती। हम ये नहीं कहेंगे कि क्या इतना ही कमजोर था अतुल जी का केस के उनके साथ ये हुआ। कहना कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि इसमें जो फेलियर है वो फेलियर लॉ का है। जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है या जो लीगल सिस्टम है हमारा, दैट सिस्टम एज अ होल हैज फेल्ड, बिकॉज इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंसान पीड़ित है और जो एक पुरुष, एक पति भी है, एक पिता भी है। हमने देखा कि इस केस की जैसे जैसे आप यूट्यूब पे कितने वीडियोस आ रहे हैं, कंसर्न लोगों के इंटरव्यूज भी लिए गए हैं, उसमें सब यही एक ही बात उभर के सामने आई है कि वो अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत इच्छुक थे, और इस कारण उन्होंने बहुत कोशिश करी, बट आई थिंक वो हर जगह से आइसोलेट हो गए। और वो जो बम्बार्डमेंट हुई फर्क केसेस की उनके ऊपर, जहां पर उनका हाजिर होना अनिवार्य था। देखिए, एज अ रिस्पॉन्डेंट या एज अ डिफेंडेंट अगर आपके सामने कोई केस करता है और आपको हाजिर होना होता है पलटे में, तो आपकी क्रिमिनल केसेस में आपकी हाजिरी को आवश्यक कर दिया जाता है। तो वो जो जद्दोजहद होती है पुरुष की, कि वो बैंगलोर में रहते थे और बैंगलोर से उठ के वो अपने जहां पर केस किया था उनकी पत्नी ने, वहां जाना उनको होता था, उसका जो इमोशनल टोल है, जो फाइनेंशियल टोल है, और टाइम जो देना पड़ता है, जो एनर्जी देनी पड़ती है, आई थिंक इट टुक इट्स ओन टोल, एंड वी हैव द रिजल्ट टुडे बिफोर अस, व्हिच इज इंडीड वेरी सैड। ठीक है, सर इसे किस तरह से देखते हैं दशरथ जी, और क्या इस तरह के मामले अब अक्सर सामने आते हैं? कैसे आपकी संस्था काम करती है इसके लिए? देखिए मैडम, हमारी संस्था पत्नी पीड़ित पुरुष संघ के अध्यक्ष हूँ मैं, और हमारी संस्था में कई सारे दुखी पति आते हैं। और ये जो सुभाष जी का जो माहौल हुआ है, बहुत ही दुखी घटना हुई है, और ऐसी पत्नियों को तो सरेआम जाहिर में फांसी दे देनी चाहिए। हर मामला ये नहीं होता है कि हर तरफ से पत्नियां गलत होती है या पुरुष गलत होता है, ऐसा नहीं, जस्टिफाई होना चाहिए। मैं ये ऐसा मानना चाहता हूँ कि समझ लीजिए, आज कहीं भी कोई औरत गिरती है तो उसको 10 जन खड़े करते हैं, मगर पुरुष गिरता है तो उसको कोई नहीं खड़ा करता, ऐसा क्यों? और जब कानून की बात आती है तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के धारा है 125, हिंदू मैरिज एक्ट 24 यानी एलिमनी एंट्रिंग जो बोलते हैं, तो सारे के सारे धाराएं ये महिला को दी है, वो बहुत गलत है। उसके सरकार श्री को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों इक्वल होना चाहिए, पत्नी हो या पति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, इक्वल होना चाहिए। अब संविधान में ऐसा बताया है कि आर्टिकल 14 है और 15 है, 19 है, 21 है, तो बताते हैं कि भी इक्वल है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये इक्वल है। इसमें कोई इक्वल नहीं दिखाई देता है। हर तरफ से पुरुष का मार ही होता है, हर तरफ से पुरुष दोषी से ठहरा जाता है, ऐसा क्यों? जब पत्नी मेंटेनेंस लेती है कि भी मुझे मेंटेनेंस दो, मेरे बच्चे को मेंटेनेंस दो, तो वो पति हिंदू मैरिज एक्ट यानी 1955 और सेक्शन धारा 9, वो भी कॉन्जुगल राइट्स का अगर जो दावा करता है तो उसमें बीच वाला जो है एंट्री, वो ऑर्डर क्यों नहीं करते? उसको भी तो जरूरियत है पत्नी की। अगर पत्नी ऐसा बोले कि मेरा पति है, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो मेंटेनेंस दिलाओ, और कोर्ट जज साहब ये ऑर्डर भी करते हैं, तो पुरुष की तरफ से क्यों नहीं करता है? ये भी तो एक अन्याय है ना? इक्वल देखा जाना चाहिए। ठीक है, एक बहुत अहम इक्वल सवाल होना चाहिए ये है स्वाति जी कि कैसे घरेलू हिंसा का इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे केसेस इस तरह के सामने आ रहे हैं।
तो क्या ऐसे में कई झूठे केसेस भी लगा देते हैं, दुरुपयोग होता है इसके कानून का? देखिए नेहा जी, मुझे एक बात बताइए आप, जहाँ राइट है वहाँ ड्यूटी है, जहाँ कानून है वहाँ उसका दुरुपयोग है ही है। ये कहना कि 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस का इनका दुरुपयोग हो रहा है, ये मैं कहूंगी कि गलत है। ये दुरुपयोग हर लॉ का हो रहा है। जो भी आदमी या जो भी महिला कुछ गलत कर रही है, वो फिर कानून का सहारा लेके अपने आप को बचाने की भी कोशिश करता है या करती है। ये कहना कि भाई मेंटेनेंस महिला ने क्यों फाइल करी, उसको क्यों मिली, या पुरुष के साथ उसको ऑर्डर क्यों नहीं होता कि वो वापस जाए, तो देखिए ये सब चीजें कानून के हाथ में है, अदालत के हाथ में है। अगर एक महिला ये कहती है कि भाई मेरा शोषण हुआ या मेरा पति मुझे गुजारा भत्ता नहीं देता, और अगर कानून उसके फेवर में मेंटेनेंस का एक ऑर्डर पास करता है, तो हम बाहर बैठ के यहाँ बिना फैक्ट को देखे हुए ये नहीं कह सकते कि भाई चल भाई वापस अपने पति के साथ रहे। हो सकता है उसने कानून को, अदालत को ये बता दिया हो कि क्यों मेरी क्या एक मजबूरी है जो मैं उसके साथ रह नहीं सकती। अदालत ने ये सारी फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ही उसको मेंटेनेंस ऑर्डर करी है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं मानती हूँ अतुल सुभाष का केस बहुत दुखद है, बट हम उन सारी महिलाओं को कहीं नहीं भूल सकते जिन्होंने अपना करियर एक कोने में रखकर शादी करी, और कहीं ना कहीं ब्रेक इन करियर लाकर वो बच्चे पाल रही हैं। जो देखिए, जो एक महिला की शादी होती है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर आ जाती हैं, जिसमें कई बार उसको अपना करियर छोड़ना पड़ता है, कमाई का साधन छोड़ना पड़ता है, या कह लें उसको कमाई का कभी मौका ही नहीं दिया गया। और सारी उम्र वो यही सुनती है कि तुम क्या जानो कमाई कैसे की जाती है, बाहर दुनिया में निकलो तब जानो। आप उसको दुनिया में निकलने ही नहीं दे रहे। वो बाहर निकलती तो कमा भी लेती, वो मौके जो आपको मिले वो उसको नहीं मिले। तो ये कहना कि जी हमारे को संविधान आर्टिकल 14 में इक्वालिटी देता है, इक्वालिटी टू बी ट्रीटेड फेयरली, इक्विटी देता है संविधान हमें कि हम सबके मौके बराबर दिए जाएंगे, सबको किसी का मौका हम छीनेंगे नहीं। तो जहां तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, घरेलू हिंसा का भी एक्ट है, उसमें जो महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा जो दुर्व्यवहार हो रहा था, जो उनका क्रूअल्टी हो रही थी, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरीके की क्रूअल्टी, उसको ध्यान में रखते हुए एक राइट दी गई थी महिलाओं को। जब उन्हें एक राइट दी तो उसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों से वो राइट ले ली गई है। दिस इज जस्ट एन एनेबलिंग एक्ट। इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। जब तक आप एक कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन ना करें, तब तक कोई अरेस्ट का भी प्रोविजन नहीं है। ये एक एनेबलिंग एक्ट था उस महिला के लिए जो चाहे अपने पिता के घर हो, अपने भाई के घर हो, अपने पति के घर हो, या अपने पार्टनर के घर हो, वहां पर उसको किसी भी तरह की क्रूअल्टी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो जब अपने ही एरिया में, तो उसे अपनी सेफ प्लेस में ही उसको सेफ्टी महसूस नहीं हो रही, तो वो कहाँ जाए। तो उसको इस दुखद घटना से या इस सिचुएशन से उबारने के लिए घरेलू हिंसा का एक्ट आया था। अब अगर हम ये देखते हैं कि ऐसे पुरुष जो कि सामना कर रहे हैं बम्बार्डमेंट ऑफ केसेस फ्रॉम देयर वाइफ, या उनका कहना ये है कि भाई मेरी वाइफ को मेरी सास भड़काती है, उसका भाई भड़काता है, जैसा इस केस में देखने में आया, तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि मीडिया ट्रायल के बेसिस पे हम अपना मन नहीं बना पाएंगे। अगर आप मुझसे कहें कि भाई इसमें कौन सही था कौन गलत था, हम इस बात से नहीं उबर पा रहे हैं कि हाँ जी उन्होंने अपनी जान दी। बट एट द सेम टाइम जब तक हमें फैक्ट नहीं पता, ये मामला कोर्ट के सबजुडिस है, अभी पेंडिंग है वहाँ, तो हम ये कहने वाले कोई नहीं होते कि भाई इसमें पुरुष की गलती थी या महिला की गलती। ठीक है, एक्ट बना है, वो लॉ बना है, वो सभी के लिए बना है। उसको अगर आपके खिलाफ किसी ने घरेलू हिंसा की अगर कंप्लेंट करी है, तो आपको लीगली ही उसको फाइट करना पड़ेगा। नहीं, कैसे किया जाएगा अभी मुझे बताइए कि अगर पति पत्नी के उत्पीड़न का शिकार है तो वो क्या करे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या उठाए? सबसे पहले अगर उसको लगता है कि वो उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, उसको उस बात को ऑन रिकॉर्ड लाना चाहिए। हम क्या सोचते हैं एज अ पुरुष, हमें लगता है कि यार जगह सही होगी, मैं क्या कहूंगा किसी से जाके कि मेरी पत्नी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मार रही है। भाई आपको कहना पड़ेगा, आप उसे रिकॉर्ड पे लाइए, पुलिस कंप्लेंट करिए तुरंत, क्योंकि जहां महिला के लिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, आपके लिए भी पुलिस स्टेशन खुला हुआ है। आप रिकॉर्ड पे चलाइए अपनी कंप्लेंट, पुलिस स्टेशन में पता तो लगे। आगे को अगर केस फाइल करती है महिला, तो वहां आप कोर्ट में अपनी कंप्लेंट तो लगा सकते हैं डायरी नंबर के साथ कि देखिए जी ये कंप्लेंट इसने मुझे सिर्फ अरेस्ट करने के लिए लगाई है, ये तो कब से मेरा शोषण कर रही है, कब से मेरे इमोशनल क्रूअल्टी कर रही है, मेरे पैसों का फायदा उठा रही है, मेरे माँ बाप के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है, मेरे बच्चों को ठीक से नहीं पालती, उन्हें मारती पीटती है। कौन रोक रहा है आपको पुलिस स्टेशन में जाने से? आप जाए और कंप्लेंट रजिस्टर कराए, लेट इट कम ऑन रिकॉर्ड दैट योर वाइफ इज मिसट्रीटिंग यू। सेकेंडली, आप
देखिए आज तो पहले नेहा जी पहला जमाना ये था कि भाई कैसे दिखाएं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब तो दुनिया स्टिंग ऑपरेशन कर रही है। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल अपने आप में दुनिया समेटे हुए है। एविडेंस रखिए अपने पास, ब्रिंग एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। आई अंडरस्टैंड कि भाई एक घरेलू सिचुएशन में हर चीज की रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होती, बट अपने बचाव के लिए अगर आपको कुछ रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है तो करिए उसे। कल को आप कैसे बचाव करेंगे? ये जितनी भी इंस्टेंसेस होते हैं, जो भी शिकायतें होती है पति और पत्नी के बीच में कमरे के अंदर हुई, इसमें या तो पत्नी कहेगी या पति कहेगा, कोई प्रूफ तो होता नहीं है। बट आप प्रूफ लाइए, आप रखिए अपना प्रूफ, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात आपने कही। आप समझ रहे हैं ना? हाँ। अपनी सुरक्षा आपको अपने आप करनी पड़ेगी। हाँ। महिलाएं भी देखिए, आज तक नेहा जी आप भी महिलाएं, हम जानती हैं, क्या हम लोग जब चलते हैं तो हम भी सोचते हैं कि भाई वो रास्ता अंधेरा है, वहां से बच के निकलो। हाँ, अपनी सुरक्षा महिला के अंदर इनग्रेन्ड हो गई बचपन से। बट पुरुष शायद अभी तक अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना ही बंद कर दिया। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। ठीक है दशरथ जी, मैं आपका रुख करती हूँ और सवाल ये कि किस तरह के केसेस आते हैं सर आपके पास? कैसे केसेस आते हैं जिसको आप हैंडल करते हैं? हर तरीके का केस आता है हमारे पास, जैसे कि 498 है, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का है, मेंटेनेंस का है, और मार झूड़ का होता है, डीवी एक्ट का होता है। ये कानून हर तरफ से महिलाओं का दिया है, तो हर तरफ का महिला उसका मिसयूज कर रही है। कानून बहन बेटी तो हमारे ही है, माँ बेटी हमारे है। कानून अच्छी तरह से सुरक्षित होना चाहिए बहन बेटी, मगर उसका मिसयूज हो रहा है, वो गलत हो रहा है। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बहन बेटी के ऊपर ऐसा जुल्म हो, नहीं, सब अच्छा ही है। मगर मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो कानून जो मिसयूज कर रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि 498 कर देते हैं, 5 साल मुकदमा चलता है बराबर, फिर भी पूरा ट्रायल कोर्ट चलती है, उसके बाद में निर्दोष जाहिर करते हैं सीआरपीसी की धारा 248 सब+1 में। तो ये तो मैं नहीं बोलता हूँ, ये तो कोर्ट बोलती है ना कि भी ये बिल्कुल निर्दोष है। तो ये मैं छाती ठोक के मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इन्होंने गलत तरीके से मुकदमा किया है, एफआईआर दर्ज करवा ली है गलत तरीके से। क्या उसको पनिशमेंट तो हो नहीं रही है? अगर जो उन्होंने जुल्म किया होगा तो पनिशमेंट नहीं होती, मगर किसी को पनिशमेंट तो नहीं होती है, सिवाय ओनली 306 आईपीसी या 304 भी अगर जल जाती है, आत्महत्या करती है, तो उसको सबको पूरे परिवार को पनिशमेंट होता है, ये बात पक्की है। मगर जब 498 की बात करते हैं तो वो तो सरासर गलत है। डीवी एक्ट का पैसा, यहाँ से भी पैसा मांगना, मेंटेनेंस का पैसा मांगना, तो हर तरफ से वो कहाँ से लावे? आज ये सुभाष जी की बात है, अतुल जी की, तो ये उसका माँ बाप का चला गया, वो उसकी वाइफ तो आराम से 1 साल 2 साल छूट के वापस भी आ जाएगी, फिर क्या? मगर उसका माँ बाप का तो वो लड़का तो चला गया ना जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा है कि कानून का मिसयूज हो रहा है। ठीक है स्वाति जी, क्या ये जो पूरा मामला है जो घरेलू हिंसा कानून को लेकर, क्या इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है? लगता है आपको ऐसा? देखिए बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है। देखिए मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह कुछ स्पेशल एक्ट हैं नेहा जी, जैसे घरेलू हिंसा हो गया, हाँ। या सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण, कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसमें कुछ खास तवज्जो दी गई है केवल महिलाओं को। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम इसे जेंडर न्यूट्रल बना लें। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें, प्राइमरीली जो हिंसा होती है वो महिलाओं के खिलाफ ही होती है, ज्यादातर ये देखने में आया है। ये अब ऐसा सामने आ रहा है कि महिलाएं कुछ लॉ का फायदा, देखिए पावर जिसको दी जाए वही पावर को मिसयूज करता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी समय से चली आ रही है। तो जेंडर न्यूट्रल अगर हम इन लॉज को बनाए, हम इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में वो भी बढ़ा है, आगे बढ़ के महिलाएं आगे आ रही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं नेहा जी कि जो महिलाएं आज भी पीड़ित है ना, आपको हैरानी होगी जानकर कि अभी भी वो अदालतों को नहीं आ पा रही हैं। जिन महिलाओं के संरक्षण के लिए ये लॉज बने थे, वो महिलाएं तो बेचारी अभी भी शोषित ही हो रही हैं। ये वो महिलाएं जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, वो कुछ परसेंटेज ऑफ महिलाएं ऐसी जरूर हैं जो इन लॉज का मिसयूज करती हैं। जैसा अभी कहा इन्होंने कि कहाँ से वो पुरुष इतने पैसे लाए मेंटेनेंस के, कहाँ से दे? मैं बिल्कुल सही मानती हूँ उस बात को कि वो कहाँ से दे, बट
अगर हम सिक्के का दूसरा पलड़ा देखें, दूसरा पहलू देखें, तो जो लास्ट मिनट पे लड़के वाले दहेज की डिमांड करते हैं, जिसके कारण ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना कि हमें नहीं पता, अपने आप को बेचो, आप 10 लाख रुपए दोगे तभी फेरे होंगे। पेरेंट्स कितना, आप समझते हैं ना, कितना पीड़ित होते होंगे उस टाइम, वो कैसे भी करके पैसे अरेंज करते हैं। तो ये कहना कि केवल महिलाएं मिसयूज कर रही हैं या केवल पुरुष कर रहे हैं, क्या मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई इतने साल तक पुरुष मिसयूज करते रहे तो अब हमारी बारी है। आप समझ रहे हैं? मेरा कहना केवल ये है कि कोई लॉ बनाए ना, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन हम थोड़ा सा अपनी टाइट रखें, इस तरह रखें कि जैसा अभी सर ने कहा कि 5-5 साल के बाद बरी हो जाते हैं। थोड़ा सा हमारे को ये कोशिश करनी चाहिए कि टाइमलाइन थोड़ी स्ट्रिक्ट रहे, इतना लंबा केस ना चले। जी, मतलब ये जो लंबे केसेस चलते हैं उनको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है कि टाइम पीरियड एक सेट कर दिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केसेस का भार इतना है अदालतों पे कि वो भी क्या करें। मतलब इट्स अ catch-22 सिचुएशन पर आप कोशिश सभी कर रहे हैं, बट रिजल्ट आते से ही आएगा। ठीक है, ठीक है। दशरथ जी, ये बताइए कि आप लोगों की संस्था जो है, आपके पास जब केसेस आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं उसके लिए? कैसे आप आवाज उठाते हैं, क्या करते हैं उनके लिए? हमारे पास जो केसेस आते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस थाने में, फिर कोर्ट कचहरी में भी उनके साथ खड़े रहते हैं हमारे 2-5 आदमी बराबर। हम कहते हैं कि भाई आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी संस्था है, संघ है, आप निश्चित रहिए, चिंता मत कीजिए। अब डिवोर्स की बात होती है तो कम से कम आज की पूरे भारत देश के अंदर महिलाएं 25 लाख और एक फ्लैट कंपलसरी हो गया है, तब जाके मामला होता है डिवोर्स का बारे में बराबर। अब डिवोर्स ऐसे ही थोड़ी मिलता है। अगर ये मैडम ने बोला है कि भाई पति भी तो कर सकता है, कि कौन सी धारा लगावे कि पुलिस को हम बतावे कि भाई हमें आज एक पति मार खा के आता है तो वो कौन सी धारा लगवाएगा? पुलिस वाला उसको पति को डांट के धमकाते हैं कि आप मूर्ख बनाते हो, हमको झूठ बात कहानी बताते हो, आप अपनी पत्नी को मार पीट के आए हो, ऐसा बात कह के वो उसके बेचारे को धक्का मार के निकाल देता है। तो पति की बात कोई नहीं सुनता है, पति की बात कोई नहीं मानता है, वास्तविक में वो अंदरूनी आत्मा से दुखी होता है। तो ये ऐसे दुखी होकर ही ऐसे ये अतुल जी ने जो किया है, ऐसा कांड सब लोग करते हैं। और मेरा मानना है पूरा भारत देश के अंदर 200 पुरुष आत्महत्या करते हैं पर डे, रोज के। मैं नहीं कहता हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है मेरे पास। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बहन बेटी सुरक्षित है ये मैं मानता हूँ बराबर। मैं आज भी मैं छाती के दावे के साथ कहता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ कि भाई बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। मगर जो अमुक जो महिलाएं है वो कानून का मिसयूज करती है, वो गलत है। ठीक है स्वाति जी, क्या राइट है एक आदमी के, एक पुरुष के? पति को मारपीट करती है तो वो पति कहाँ जाएगा? नहीं, ये इस चीज में कितनी सच्चाई है ये तो वाकई देखने वाली बात है। लेकिन ये पुरुष के लिए क्या अधिकार है, क्या अधिकार है, क्या उसके हक है? कोई अधिकार नहीं है, नहीं कोई अधिकार नहीं है। आज तक कहीं कोई बनाया नहीं है। पुलिस के पास जाता है तो कुछ भी कोई नहीं सुनते हैं। दशरथ जी, मैं आ रही हूँ। स्वाति जी, देखिए नेहा जी, ये बहुत मुझे लग रहा है सर बहुत हताश है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। देखिए पूरी आईपीसी, अब पूरी भारतीय न्याय संहिता, सारे लॉज आपके पास हैं। कौन सा लॉ आपके पास नहीं है, आप मुझे बताइए। आपके पास लॉ है कि आपकी अगर आपको लगता है आपकी सास, आपका साला, आपका ससुर भड़का रहे हैं आपकी बीवी को, आपके पास क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का राइट है। आपकी पत्नी ने आपके साथ मारपीट करी है, आपके पास कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का राइट है। कितने लॉज हैं आपके साथ? आपकी पत्नी लॉ तो सबके पास है पूरा भारत देश के अंदर, मगर इसका लॉ कौन जानता है? पब्लिक थोड़ी जानता है। और ये जो कांड जो करते हैं तो वकीलों ही तो सलाह देते हैं ना कि आपको पति को सीधा करना है, पति और उसके परिवार को सीधा करना है, तो ये वकीलों का ही तो काम है ना। पति को मगर ये पुरुष को थोड़ी कोई कानून जानता है, महिला थोड़ी कानून जानता है। जो अगर वो कानून नहीं जानता तो उसको वकील के पास जाना पड़ेगा। कल को अगर आपकी तबीयत खराब है, तो वो वकील को आग लगाता है ना। मेरे कहने का मतलब यही है, मेरे कहने का मतलब यही है, जो पति पत्नी के बीच में ज्यादा चिराड़ करते हैं, आग लगाते, तो वकील ही तो करते हैं। और सारे वकील नहीं करते, अमुक वकील करते हैं। फिर आपकी पत्नी वकील के पास जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए वकीलों का आग लगाने वाला मैं शब्द आपका जो उपयोग है बहुत गलत, मैं इसको मानती हूँ। अगर नहीं वो अगर महिला को थोड़ी मालूम है कि 125 क्या होता है, 498 क्या होता है, तो महिलाओं को उसकी राइट्स वकील याद दिलाएगा भाई।
आप अगर तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको वही लगाता है ना। अब उनको ऐसा करना चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन हो ऐसा काम करना चाहिए। दशरथ जी, बताना तो पड़ेगा ना कि उसके अधिकार क्या है। एक महिला, उसको क्या पता कि कानून में उसके लिए अधिकार क्या है। आज की महिला तो पढ़ी लिखी है ना, सब जानते हैं। पूरा देश, सर शिक्षा का स्तर कहाँ पर है देश में, अभी भी आपको पता होगा। पूरा भारत देश का मामला है ये, कोई व्यक्तिगत नहीं है। हर इंसान को, हर महिला को नहीं पता है कि कानूनी तौर पर उसके कितने अधिकार है, क्या कर सकती है, ये कानून में वो कैसे आगे बढ़ सकती है। वकील के पास जाते हैं तो वकील बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप पति क्या कमाता है, आपका ससुर का क्या। सर अगर एक पुरुष जाएगा तो उसके लिए भी तो अधिकार बताता है वकील। वकील का काम है अधिकार बताना कि आपके अधिकार क्या है। कलम लगाएगा मेंटेनेंस देने के लिए 125, तो वो तो महिलाओं के दिया हुआ है। नहीं तो पुरुषों के लिए भी है ना सर। नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत अच्छा इन्होंने ये पॉइंट रेज किया है। 125 में पति को भी राइट है, वो भी मेंटेनेंस मांग सकता है। और बहुत केसेस हैं वहाँ पति अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग रहा है। कितना माहौल हुआ है, ऐसा कितना ऑर्डर हुआ है, वो अफवाह है। बताइए ना, ऐसा कौन से ही केस है जिसमें पति पत्नी से कम कमा रहा हो। अगर वो कम कमा रहा होता है तो अभी देखो, अभी महिला भी कमाती है, पति भी कमाता है बराबर, मगर मजिस्ट्रेट जो नामदार पारिवारिक न्यायालय जो है उनको सत्य बाहर लाना चाहिए। और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, ज्यादा तिराड़ नहीं पड़ना चाहिए, मेरा यही कहना है। तो सबसे पहली बात तो ये स्थिति ही नहीं आनी चाहिए ना कि ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचे। ये जो घर का मामला है घर में ही सॉर्ट आउट होना चाहिए। और अगर जब ये नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर वो सोचने की जरूरत है ना कि कहाँ खामियां कहाँ कमियां है। तो फिर तो उसको भी उसके अधिकार बताए जाएंगे और पुरुष को भी पुरुष के अधिकार बताए जाएंगे। अधिकार तो दोनों के बताए जाएंगे ना सर। पहले से दिया हुआ है ना। अगर महिला वकील कर सकती है तो पुरुष भी तो कर सकता है ना सर। उस बात को भी तो सोचना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पुरुषों के लिए वकील को करना या वकील को हायर करना अपराध है, ऐसा तो नहीं है ना। मगर वो पति जो वकील के पास जाएगा वो तो आपकी पत्नी है, आपको मेंटेनेंस तो देना मतलब अगर एक महिला को उसके हक बता दिए जाते हैं तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत है, लेकिन एक पुरुष को उसके हक बताए जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। अगर भरण पोषण देता है, मेंटेनेंस देता है तो वो पति का भी तो राइट है ना। तो पति का राइट है ना, अभी बताया ना स्वाति जी ने कि पति भी कर सकता है। 15 दिन में घर क्यों नहीं आती पत्नी। सारे पुरुषों को इस सोच से उबरना पड़ेगा कि अगर वो अपनी पत्नी को भरण पोषण दे रहे हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे। आप समझ रही है ना जी। ये सोच ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब दशरथ जी, मैं तो ये चाहता हूँ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। इनकी चाहत से थोड़ी दुनिया चलेगी। क्यों नहीं आते हैं कोर्ट में, क्यों नहीं बताते कोर्ट को। अगर ये एज अ पति 1 लाख रुपए कमाता है पति, और पत्नी को तुमने करियर छुड़वा के घर पे बिठा लिया, अब वो आपसे 10,000 रुपए मांगती है, आप कहते हैं तुझे पता भी है 10,000 रुपए कैसे कमाए जाते हैं। आप समझ सकती हैं उसके ऊपर क्या बीतेगी जी। आप उसको जॉब करने दीजिए, उसे सपोर्ट दीजिए घर में। आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो काम करके घर आ रही है, फिर घर का जल्दी खाना भी बना दे, बच्चे भी पाल ले, ट्यूशन भी करा ले उनकी, सब कुछ कर ले, और आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप तो पुरुष हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि महिला का काम करना गलत है, अगर जो महिला कमाती है ना, पुरुष को अपना हक मांगना गलत है, लेकिन जब ये दोनों महिला कमाती है ना तो 7 लोगों को नचाती उंगली में, और पति कमाता तो 7 लोगों का पूरा करता है वो। नहीं, देखिए ये फिर आप एक तरफा देख रहे हैं ना दशरथ जी। चीजों को दोनों तरफे से कि दोनों पहलू को देखना होगा, समझना होगा कि अगर एक महिला कमाती है तो एक पुरुष भी कमाता है, तो फिर सारी जिम्मेदारियां घर की महिलाओं पे ही क्यों। अगर एक महिला भी उतना ही कर रही है, सब पैसा कवरेज कर लेती है, मकान उसका नाम के करवा लेती है, वो पति कहीं का नहीं रहता है, वो भी तो देखने का होता है ना। चलिए, आपकी भी चीजें जायज है क्योंकि आप इस तरह की चीजों को ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं, और इस तरह की जो एक संस्था भी चला रहे हैं, पुरुषों की ही खासतौर पे सुनवाई कर रहे हैं, तो आपके जो पॉइंट है वो जायज है आपके लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।